करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ चैप्टर के लास्ट पार्ट की। तो इसमें आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो पार्ट है हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि भारत का संविधान किस प्रकार से उसको बनाया गया, तैयार किया गया, इसके पीछे कौन से ऐसे लोग थे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था इंडियन गवर्नमेंट के सामने, इंडियन लीडर्स के सामने, कि इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करें और जो सभी पे एप्लीकेबल हो। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना एक बहुत ही रिजिड, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी जिसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई कैसे गई। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिसंबर 1946 से लेके आप लोगों को पता है नवंबर 1949 तक, लगभग इसमें 2 साल से ज़्यादा का, लगभग 3 साल का वक्त लग गया इसको बनाने में, इसको तैयार करने में। तो अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से बनी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, जो कि जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जब हम इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था, उस वक्त एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जो 1935 में बना था। उसके अंदर कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, जिस तरह से आज के वक्त में एमपीज़ इलेक्ट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं, उसी प्रकार से उस वक्त पे एमपीज़ को इलेक्ट किया गया था, जिनकी संख्या लगभग 292 थी, जो प्रिंसली स्टेट से आते थे, और जो सीधा जिनको अलॉट किया था वो उनकी संख्या थी 93। हाँ जी, तो ये किस तरह से इलेक्ट किए गए थे। तो इसका सीधा था 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर को इलेक्ट किया गया, 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर को इलेक्ट किया गया। तो टोटल जो जाके पहुंचता है वो 385, 292 जो प्रिंसली स्टेट होते हैं, जो राजा, पहले आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा वाला सिस्टम था। तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग पार्ट्स में हमारा देश बटा हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता है महाराजा पटियाला हो गए, या फिर राजस्थान के राजा हो गए। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा देश अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में, राज्यों में बटा हुआ था, जो एक सेपरेट एंटिटी रखते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। तो इसके अंदर उन्होंने एक प्रावधान किया, एक प्रोविज़न किया कि पर 10 लाख पीपल पे एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा, जिस प्रकार से आज भी होता है हमारा, जैसे एमपी इलेक्ट होता है, उसी तरह से 10 लाख लोगों पे एक मेंबर को इलेक्ट किया गया। तो 292 मेंबर्स तो इलेक्ट किए गए प्रिंसली स्टेट से, जो राजा वाली जो स्टेट्स थी, जहाँ पे राजा का राज था, और 93 सीट उन्हें अलॉट की गई जो ब्रिटिशर्स के सीधे रूल में इंडिया था, जहाँ पे ब्रिटिशर्स सीधा रूल कर रहे थे, बीच में राजा नहीं था। तो उनकी संख्या टोटल हुई 385। तो ये थी बंटवारे से पहले की संख्या। और जब बंटवारा हो गया 1947 के अंदर उस दौरान तो इन सदस्यों की संख्या रह गई 299। जो 86 मेंबर्स थे वो पाकिस्तान वाले एरिया के थे, तो उन 86 मेंबर्स को हटा दिया गया। तो टोटल नंबर रह गया 299। तो इन 299 इलेक्टेड पीपल के ऊपर जिम्मेवारी डाली गई कि आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी संविधान सभा है, उसे 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज, लगभग 3 साल का वक्त लगा। आप लोग दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक 3 साल का वक्त लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ करने में। तो इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें 3 साल का वक्त क्यों लगा। देखिए, कोई ऐसी चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ समय के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए परमानेंट थिंग। ये परमानेंट थिंग है, ये देश को किस तरह से चलाया जाएगा, इन फ्यूचर कैसे चलाया जाएगा, जब तक देश रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन तब तक लागू रहेगा। तो ऐसी चीज़ को बनाना कोई ईजी टास्क नहीं था, तो इसलिए उन्हें लगभग 3 साल का वक्त लगा। तो उस 3 साल के दौरान उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की। उन बहुत सारी मीटिंग्स करने के बाद, हर मैटर पे, हर मुद्दे पे बहस करने के बाद, हर चीज़ को एक जगह पे एग्री करने के बाद, इन 299 मेंबर्स ने मीटिंग करके हर चीज़ की चर्चा की, हर मैटर को डिस्कस किया सभी के साथ, और जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया उसे ही हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया।
हाँ जी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसको पास कर दिया गया हमारी पार्लियामेंट में। और ये एनफोर्समेंट में कब आया, इसे लागू कब किया गया? इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950। हाँ जी। तो अब हम यहाँ पे ये बात आती है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में प्रिपेयर हो चुका था, तो इसे 26 जनवरी 1950 तक का वेट क्यों किया गया? तो इसका वेट मैं आपको कारण बता दूं। इसका वेट इसलिए किया गया क्योंकि जो लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, उसके अंदर 1929 उस रिजोल्यूशन के अंडर हमारे देश को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 26 नवंबर 1930 की। ठीक है। इसे फर्स्ट रिपब्लिक डे के रूप में मनाया था कांग्रेस ने लाहौर के अपने अधिवेशन में, लाहौर के अपने सेशन में 1929 को। इसीलिए इसी 26 जनवरी की जो डेट है, इसे यादगार बनाने के लिए वेट किया गया 26 नवंबर 1949 की बजाय इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो हम आज भी हमारा रिपब्लिक डे के रूप में हम मनाते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बहस हुई। जिस प्रकार से आज भी पार्लियामेंट में कोई कानून बनता है तो चर्चा होती है, उसी तरह से उस वक्त भी हर चीज़ पे, हर मैटर पे चर्चा की गई। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इस तरह से वो 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम लॉ बन गया, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा लॉ बन गया, जो सभी के द्वारा एक्सेप्टेड है और जो सभी पे लागू होता है। इसमें 8 अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई थी, 8 अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई थी, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं कि किस किस तरह के लोगों ने हेड किया था। तो यूनियन पावर कमेटी को खुद जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो हेड कर रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो खुद लीड कर रहे थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, संविधान को किस तरह से बनाया जाए, ड्राफ्ट किया जाए, उसे हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर खुद लीड कर रहे थे। और अन्य कमेटियों को भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू, वो भी कमेटी को लीड कर रहे थे। तो इन 8 की 8 कमेटियों को हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर्स लीड कर रहे थे। इसको बहुत ही सीरियस टास्क के रूप में लिया गया था। हाँ जी। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया। वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कैसे हुआ? इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छे लेवल का होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि हमें आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी। इस आज़ादी को बनाए रखना और देश के अंदर एकता का माहौल बनाए रखना, सबको इक्वालिटी देना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, सभी को इक्वल राइट्स देना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेफरेंस थी। ये हमारे संविधान की प्राथमिकता में रखा गया। उसका रीज़न क्या था कि ये आज़ादी हमें बहुत ही मुश्किल से मिली थी। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी आज़ादी का जो आंदोलन था, जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट थी, उससे इंस्पायर्ड था। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छे से बनाया गया। और दूसरा, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, वो बिल्कुल लेटेस्ट है। और जो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उसे बोरो किया गया। अदर कंट्रीज से कुछ प्रोविजंस को बोरो किया गया। उन कंट्री के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे आप लोगों को पता है, जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उससे भी हमने बहुत सारी चीज़ें बोरो की। आयरलैंड से भी हमने बहुत सारी चीज़ें बोरो की। फ्रांस से हमने बहुत सारी चीज़ें बोरो की। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की और यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की। तो आज हम बात करेंगे हमने क्या क्या, किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया, किस किस कंट्री के। सबसे पहले जो ब्रिटेन का संविधान था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमने क्या क्या बोरो किया। सबसे पहला, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये एक तरह का इलेक्शन का सिस्टम है। इलेक्शन का सिस्टम किस प्रकार से है? जैसे आज के टाइम पे जो इंडिया के अंदर इलेक्शन होता है कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, ये सिस्टम हमने ब्रिटेन से बोरो किया है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो विनर घोषित हो जाता है किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे वो एमसी का इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन होता है इंडिया के अंदर, उसके अंदर यही अपनाया जाता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता घोषित होता है, वही विनर होता है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इसे कहते हैं। और ये हमने ब्रिटेन से बोरो किया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट्री, जो संसदीय प्रणाली है, हमने जो हमारी एक संसद है, आप लोगों को पता है न्यू दिल्ली के अंदर हमारी पार्लियामेंट है, ये प्रोसीजर हमने कहाँ से बोरो किया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से।
द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि कानून का राज होना चाहिए देश के अंदर, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी पार्लियामेंट चल रही होती है, उसमें 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसमें एक पर्सन चेयर पे बैठा होता है, उस चेयर पर्सन को बोलते हैं स्पीकर, जो उस सारे के सारी असेंबली को लीड करता है, होल्ड करता है, वो स्पीकर का रोल भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ जी। और कानून बनाने का तरीका, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, जो कानून बनाने का तरीका है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से सबसे पहले चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स से, वो हमने लिया अमेरिका से। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो स्वतंत्र है, वो सरकार के अंडर नहीं है, वो फ्री है। जो हमारी न्यायपालिका, जो हमारी कोर्ट्स हैं, वो सरकार के अंडर नहीं है, वो बिल्कुल फ्री हैं। वो अपनी मर्जी से हर चीज़ को, हर तथ्य की जांच करके फिर अपना फैसला देते हैं, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके, सरकार के या किसी ऑफिसर के। जो हमारी जुडिशरी है वो फ्री है। ये हमने प्रोविज़न कहाँ से लिया? यूनाइटेड स्टेट्स से। अब आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारे संविधान के आगे चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ गोल सेट किए हैं कि आने वाले टाइम में हमको ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। उन्हें कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमने लिया आयरलैंड से। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है आज़ादी या स्वतंत्रता। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी मतलब समानता, तो यहाँ के सारे नागरिक स्वतंत्र हैं, समान हैं हर तरह से। और फ्रेटर्निटी, एकता और संप्रभुता, ये हमने कहाँ से लिया है? हमारे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है एक क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ मतलब एक संघीय सरकार। संघीय सरकार से मतलब क्या है? आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। संघीय सरकार का मतलब होता है कि केंद्र के अंदर, जो केंद्र के अंदर है, वहाँ पे एक यूनियन गवर्नमेंट है जो पूरे देश को गवर्न करती है, और हर राज्य पे एक अलग अलग गवर्नमेंट है। इसे बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संघीय ढांचा, सरकार का संघीय ढांचा बोला जाता है। ये हमने लिया कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी, तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे हमारी कौन सी पावर थी? तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है किसने? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसके अंदर हमारे बहुत से महान नेता, डॉक्टर BR अम्बेडकर, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खुद हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और हमारे पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया। इस तरह के लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जो हमारे बीच के लोग थे, जो चुने हुए लोग थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इसीलिए ये हर व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इसे कोई भी नकार नहीं सकता। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले मिली थी, ये बात याद रखनी हो गया, दिसंबर 1946 में, और अपना काम इन्होंने पूरा किया नवंबर 1949 में। तो इन्हें कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में। और इसे अडॉप्ट कब किया गया? इसे हमारे द्वारा अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। और इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। इसे इनेक्ट मतलब फोर्स में कब लाया गया? मतलब इसे लागू कब किया गया?